सुख दुख दोनों चलते हैं साथ में। सुख दुख दोनों चलते हैं साथ में। एक के बिना दूसरा अधूरा है इस संसार में। कोई लाख कोशिश करे इनसे छुटकारा पाने की। कोई लाख कोशिश करे इनसे छुटकारा पाने की। इनके बिना कुछ भी अस्तित्व नहीं इस संसार में। Hello everyone, here myself Jiten Kumar. I am here to revise the previous year questions of physics electric light chapters. तो यहाँ जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा वही सब आया जाएगा। दिल थाम कर बैठे रहिए, ध्यान से देखते रहिए, सुनते रहिए, चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सो दैट everyone can get benefit of it, everyone enjoy it. ठीक, तो आज लाइट चैप्टर के बारे में रिवीजन करेंगे। डिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन जो अक्सर पूछा जाता है, सीबीएसई में अक्सर पूछा गया है, ये भी पूछा जाएगा। सवाल वही होगा, थोड़ा सा घुमाया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ड्रा द, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ड्रा द डायग्राम, फॉलोइंग डायग्राम एंड शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये कॉन्केव मिरर है। क्या है कॉन्केव मिरर? ये कॉन्केव मिरर है, ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया गया है, ठीक, ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस कर दिया गया। पूछा जा रहा है कि ड्रा द रे डायग्राम। तो एक कॉन्केव मिरर है, इसके बारे में कुछ पढ़ लिया जाए, कुछ डिस्कस कर ले। तो कॉन्केव मिरर के बारे में हम जानते क्या है, पहले ये देख लीजिए। कॉन्केव मिरर, the concave mirror is also known as converging mirror. Converging mirror भी बोलते हैं। concave mirror is also known as converging mirror क्योंकि ray of light converges at a point on the principal axis. ray of light क्या करती है, एक पॉइंट पर कन्वर्ज करती है। तो इसकी फोकल लेंथ की बात करें तो निगेटिव होता है। फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव। फोकस और रेडियस की बात करें तो 2r = f होता है, ये भी याद रखेंगे। या ये भी सीबीएसई में पूछा जा चुका है। यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे तो n/2 आता है, ठीक। बात करते हैं पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉन्केव मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इट मींस दैट इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ व्हिच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। फोकस क्या है कि रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द infinity parallel to the principal axis converges after reflection at a point on the principal axis and that point is known as focus. फोकस क्या है, फोकस एक ऐसी पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पर जहां रे ऑफ लाइट क्या करती है, मीट करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन व्हेन कमिंग फ्रॉम द इंफिनिटी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब कि जब रे ऑफ लाइट पैरेलल आएंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे तो मिरर से टकराएंगी, टकराने के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास कर देंगे। तो जिस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस पर कन्वर्ज करेंगे, मीट करेंगे, उस पॉइंट को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। यहाँ के यहाँ क्या है कि ड्रा द रे डायग्राम, रे डायग्राम बताना है। तो रे डायग्राम को ड्रा करना है। तो टू ड्रा द रे डायग्राम आर इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वी नीड टू रे डायग्राम। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की हमें रे डायग्राम बनानी हो तो दो रे डायग्राम की, दो रे ऑफ लाइट की जरूरत होती है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा गया पोल और फोकस के बीच में। तो पोल और फोकस के बीच में जब कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो वर्चुअल इमेज बनता है, इरेक्ट बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है। तो ये केस याद रखेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस the image is formed behind the mirror, virtual and erect और magnified बनेगा। तो ये सीबीएसई में अक्सर घुमा कर पूछते हैं। एक फिगर देकर पूछ लेते हैं, एक बार स्टेटमेंट में पूछ लेते हैं। when object is placed between pole and focus, nature of image। तो nature of image क्या होगा, nature of image will be virtual, erect and magnified। ये nature of image भी हो गया। तो कॉन्केव मिरर में बात किए थे, और बात करें कि कॉन्केव मिरर, तो जब ऑब्जेक्ट को सी पर रखा जाए, कहाँ रखा जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ऑब्जेक्ट को सेंटर पर, तो इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर।
बियॉन्ड इंफिनिटी पर रखेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, तब फोकस पर इमेज बनेगी। ठीक, बियॉन्ड बियॉन्ड सी रखेंगे, बियॉन्ड बियॉन्ड से हम कर्वेचर रखे तो एफ सी एंड एफ के बीच में बनेगा। ठीक, फोकस पर रखा गया ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, मतलब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, तो फोकस पर रखेंगे तो इंफिनिटी पर इमेज बनेगी, इंफिनिटी का इमेज बनेगी। और पोल और फोकस के बीच में रखे, पोल और फोकस में तो बिहाइंड द मिरर बनेगा, क्या बनेगा, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा। और दूसरी बात ये है कि ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। ठीक है, ये आर इमेज डिस्टेंस है। दूसरी बात है यहाँ पर ये जो फोर्थ केसेज है, जो इमेज बनेगी रियल एंड इनवर्टेड, रियल और क्या बनेगी, इनवर्टेड बनेगी, ये थोड़ा याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है। ये एक ऐसी केस है जिसमें वर्चुअल इमेज की फॉर्मेशन होती है, वर्चुअल इमेज बनता है, और सेंटर ये सेम साइज होगा, ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज सेम होगी, इंफिनिटी पर रखा गया था, हाईली डिमिनिश्ड होगा, बहुत ही छोटा होगी, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड होगी। ठीक है, बियॉन्ड सी रखा गया तो डिमिनिश होगा। ठीक, डिमिनिश, डिमिनिश। ठीक, इंफिनिटी होगा तो इनलार्ज होगा, इनलार्ज, इनलार्ज होगा। बिहाइंड द मिरर है तो मैग्नीफाइड होगा, इनलार्ज बोल सकते हैं। वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा, ठीक है, तो इनलार्ज बोल सकते हैं, इनलार्ज या मैग्नीफाइड। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन द सीबीएसई, ठीक, इन 2008, ये 2008 में पूछा गया था 1 मार्क्स में। ठीक, तो ये याद रखेंगे। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, एक मिनट, दूसरा क्वेश्चन जाने से पहले हम पहले बात करेंगे एक चीज के बारे में। चलिए, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है 2010 में, करें कि एक्सप्लेन व्हाई रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर गेट्स रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ। करें कि जब कोई आप रे ऑफ लाइट है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक, ये मान लीजिए कॉन्केव मिरर है, ये पोल होगा, ये क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पूछ रहा है कि रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो एक पाथ में क्यों मुड़ जाती है, सेम पाथ में ये क्यों चली आती है। व्हाई, एक्सप्लेन व्हाई रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर, ठीक, पासेस गेट रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ, सेम पाथ पर क्यों हो जाती है। तो आंसर क्या है कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये 90 डिग्री बनाता है, यूनिवर्स से क्या बनाता है 90 डिग्री। अब कोई भी जो रे ऑफ लाइट 90 डिग्री पर किसी सरफेस पर फॉल करती है तो वो इसी उसी पाथ से रिफ्लेक्टेड हो जाती है। तो क्या होगा, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, कंपेयर मिरर फॉल्स फॉल्स परपेंडिकुलरली टू द मिरर, ये मिरर के क्या होता है परपेंडिकुलरली फॉल करता है, इसलिए सो द रे ऑफ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड बाय अराउंड द सेम पाथ। ये बात याद रखेंगे, ये भी पूछा गया है, ठीक है, सेम पाथ से वो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाता है। दूसरी बात ये है कि जो एक्सपेरिमेंटल बेसिस है, जैसे कि इसको रोको, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि ए स्टूडेंट ऑब्टेन से शार्प इमेज ऑफ डिस्टेंस विंडो, एक स्टूडेंट है, ये विंडो है, इसकी विंडो का शार्प इमेज प्राप्त करता है विद द हेल्प ऑफ कॉन्केव मिरर ऑन द स्क्रीन, ठीक है, टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ, ठीक, ऑफ द कॉन्केव मिरर, which of the following distances should he measure to get the focal length of the mirror। करें कौन से डिस्टेंसेस उसको भी मेजर करना चाहिए फोकल लेंथ को मेजर करने के लिए।
स्टूडेंट को बोला गया स्टूडेंट्स वांट टू गेट द शार्प इमेज ऑफ डिस्टेंस विंडो ऑफ स्कूल लेबोरेटरी। मतलब एक स्कूल लेबोरेटरी है, स्कूल लेबोरेटरी में क्या है, एक विंडो है, विंडो पर जो शार्प इमेज है वी वांट टू गेट द शार्प इमेज ऑन द स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ कॉन्केव मिरर। स्टूडेंट विंडो के शार्प इमेज स्क्रीन को पाना चाहता है कॉन्केव मिरर के सहायता से। तो पूछ रहा है विच आर द फॉलोइंग डिस्टेंसेस शुड ही मेजर। एक डिस्टेंसेस दिया है, कौन सा डिस्टेंसेस वो मेजर करे कि वो फोकल लेंथ आ जाए, फोकल लेंथ आ जाए। तो ध्यान देंगे कि जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, विंडो यहाँ पर है, स्क्रीन यहाँ पर है, इमेज यहाँ पर है, तो लाइट यहाँ से आएगी इंफिनिटी से, तो कहाँ बनेगी, फोकस पर। लाइट कहाँ से आएगी, इंफिनिटी, सन रेज लोकेटेड एट इंफिनिटी। तो इस इंफिनिटी से होते हुए लाइट यहाँ पर फॉल करेंगे, पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी और फोकस पर बनेगी। तो हमारा इमेज डिस्टेंस क्या होना चाहिए, एम इंटू एस। ये क्या होना चाहिए, एम एस। ठीक, क्योंकि रे ऑफ लाइट यहाँ से पैरेलल आएंगे, पैरेलल आएगी इंफिनिटी से रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी, और ये आते आते इस पर क्या होगी, पड़ेगी मिरर पर, और टकराने के बाद फोकस से पास कर जाएगी, फोकस से। ये फोकस, ये क्या होगा, फोकस। तो एस ए या एम एस होगा, इसके आंसर क्या होगी, एम एस। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो क्वेश्चन है जो सीबीएसई पूछे गए हैं, देखेंगे। कहेंगे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू फॉर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किसके लिए ट्रू है, प्लेन मिरर के लिए, कॉन्केव मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर ओनली, ऑल द रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। So the point to be noted that the law of reflection is applicable for all the reflecting surfaces. तो ये भी रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस है, ये भी रिफ्लेक्टिंग है, ये भी है, मतलब all the reflecting surfaces will be true for the law of reflection. दूसरा क्वेश्चन ये है कि when an object is kept within the focus of a concave mirror and enlarged image is formed. ठीक है, तो enlarged image कॉन्केव मिरर के कहा है, फोकस के अंदर, विद इन द फोकस बोला है, क्या बोला है, विद इन द फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर के फोकस के अंदर enlarged image बन रहा है, क्या बन रहा है, enlarged image is found behind the mirror, मिरर के पीछे इमेज बन रहा है। तो ध्यान देंगे, अभी हमने चर्चा किया था कि ये कॉन्केव मिरर है, दिस इज द कॉन्केव मिरर एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, and this is the pole, this is focus, and this is center of curvature. ऑब्जेक्ट को विदिन फोकस के यहाँ रखा गया, विदिन फोकस। जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्टर। अभी बात किए थे, ऐसे रे ऑफ लाइट जाएगी, एक फोकस से पास कर जाएगी, ठीक, ये फोकस से क्या कर जाएगी, पास कर जाएगी। और एक रे ऑफ लाइट ऐसे भी तो कर सकते हैं, यहाँ से नहीं, सेक्टर ऑफ कर्वेचर से, सेक्टर ऑफ कर्वेचर से पास होगी और वैसे ही चली जाएगी। तो ये दोनों का आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ मिलेगी। तो ये इनलार्ज इमेज बना बिहाइंड द मिरर। तो इसकी तो ये कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये 3 बार 4 बार पूछा गया है, एक तो 2 सवाल ऐसे, और एक सवाल मैग्निफिकेशन पूछते हैं, साइन वेल। जब भी मिरर के पीछे बढ़ेगा तो मैग्निफिकेशन होता है रेशियो ऑफ इमेज साइज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट साइज, इमेज साइज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट साइज। इसमें याद क्या रखने वाली है, अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा होगा, मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा होगा तो क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। ठीक, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये भी थोड़ा याद रखेंगे, ये भी घुमा घुमा कर पूछते हैं सब। वर्चुअल एंड इरेक्ट पूछेगा, एम इक्वल टू 1 होगा, ठीक, तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा 1। तो ये क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक। एम इज लेस देन 1 होगा, तो यहाँ भी रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ध्यान से देखेंगे। अब इसमें क्या घुमाते हैं कि अगर n ग्रेटर देन 1 है, n ग्रेटर देन 1 है, तो हम बोल सकते हैं कि इमेज साइज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट साइज ग्रेटर देन 1।
तो इमेज या मैग्निफिकेशन क्या है, निगेटिव। यहाँ मैग्निफिकेशन क्या है, निगेटिव। यहाँ मैग्निफिकेशन क्या है, पॉजिटिव। ठीक, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि इमेज साइज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट साइज। तो वर्चुअल इमेज, वर्चुअल एलिमेंट, ये याद रखेंगे। अब n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 1 है, तो इमेज साइज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट साइज बराबर 1। तो इमेज साइज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट साइज बराबर हो जाएगा। ठीक, कंडीशन नंबर ए है, ये कंडीशन नंबर बी है। कंडीशन नंबर सी है कि n इज लेस देन 1 है, n इज लेस देन 1। अगर n मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो i बाई o की वैल्यू कितना होगी, 1 से कम होगा। इमेज साइज इज लेस देन ऑब्जेक्ट साइज कब होती है, जब मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, याद रखेंगे। जैसे कि एक एग्जाम में पूछा गया, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए स्फेरिकल मिरर इज +3। मैग्निफिकेशन कितना दिया, +3। तो व्हाट इज द नेचर इमेज, इमेज की नेचर बताना है। तो मैग्निफिकेशन क्या है, पॉजिटिव, तो वर्चुअल होगा। ग्रेटर देन 1 है, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, इमेज साइज इज लार्ज होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट लार्ज। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रुका, अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म विल हैव द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। तो इसके द्वारा जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आएगी तो उसकी क्या स्पेसिफिकेशन होगी, पॉजिटिव होगी, लेस देन 1 है। तो बात पहले तो देखिए कि ऑब्जेक्ट रखा कहाँ गया है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में रखा गया है। ये ज्यादा ओनली सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन से बार बार पूछे जाते हैं, पोल और फोकस के बीच में। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। इमेज मैग्निफिकेशन अभी भी बात की गई थी, बिहाइंड द मिरर होगा, वर्चुअल इरेक्ट होगा, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा मतलब आई बाई टू की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 हो। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1। पॉजिटिव साइन होगी, मोर देन 1 होगा। पॉजिटिव वैल्यू होगी, साइन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितना हो जाएगी, मोर देन 1, क्योंकि पीछे बने। तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं बार बार। और कहीं कहीं पूछ देगा इमेज कैसा है, तो वर्चुअल इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। तो ये बातें ही याद रखिए। तो ये हुआ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर है, कन्वर्जिंग, मतलब कॉन्केव मिरर की बात की जा रही है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर दिया है, मतलब आर की वैल्यू। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मिरर से कितने दूरी पर शूट एंड ऑब्जेक्ट बी प्लेस, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रखा जाए, ऑब्जेक्ट को मिरर से कितने दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखा जाए टू आई टू ऑब्टेन द वर्चुअल इमेज। तो यहाँ बात करेंगे वर्चुअल इमेज। तब कॉन्केव मिरर में एक ही केस में वर्चुअल इमेज बनता है, पोल और फोकस के बीच में रखा जाए, पोल और फोकस के बीच में। तो यहाँ ध्यान देंगे, ये कॉन्केव मिरर है, ये कॉन्केव मिरर है। ठीक, और यहाँ से ये जैसे कि पोल हो गया, ये हो गया फोकस, ये हो गया रेडियस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तब पोल से सेंटर की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये भी, ये दोनों फोकल लेंथ बराबर होता है, ये भी x होता है। ठीक, और ये भी क्या होता है, x होता है। ठीक, तो 2f इक्वल टू r होगा, 2f इक्वल टू कितना होगा, r। तो ये नहीं याद रखेंगे, करें कि वर्चुअल इमेज रखना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितना आ जाएगी, 50 सेंटीमीटर। ठीक, तो वर्चुअल इमेज तभी बनेगा जब पोल और फोकस से बीच में रखा जाए। तो पोल और फोकस के बीच में 15 सेंटीमीटर है, पोल पर रखे तो 0। तो बिटवीन 0 और 15 के बीच में रखेंगे तो हमारा इमेज कैसे बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। तो ये याद रखेंगे। तो सीबीएसई का जबरदस्त पूछा गया है, 3 बार पूछा गया है, 4 बार पूछ गया, किसी ना किसी रूप में ये पूछे जाते हैं। कॉन्केव मिरर पोल और फोकस के बीच में
ठीक, तो 0 और 50 सेंटीमीटर के बीच में इमेज फॉर्म होगा। ठीक, याद रखिएगा। तो दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर है? कन्वर्जिंग, मतलब कॉन्केव मिरर की बात की जा रही है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर दिया है, मतलब आर की वैल्यू। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मिरर से कितने दूरी पर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रखा जाए, ऑब्जेक्ट को मिरर से कितने दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखा जाए टू आई टू ऑब्टेन द वर्चुअल इमेज। तो यहाँ बात करेंगे वर्चुअल इमेज। तब कॉन्केव मिरर में एक ही केस में वर्चुअल इमेज बनता है, पोल और फोकस के बीच में रखा जाए, पोल और फोकस के बीच में। तो यहाँ ध्यान देंगे ये कॉन्केव मिरर है, ये कॉन्केव मिरर है। ठीक, और यहाँ से ये जैसे कि पोल हो गया, ये हो गया फोकस, और ये हो गया रेडियस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तब पोल से सेंटर की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये भी, ये दोनों फोकल लेंथ बराबर होता है, ये भी x होता है। ठीक, और ये भी क्या होता है? x होता है। ठीक, तो 2f इक्वल टू r होगा, f इक्वल टू कितना होगा? r। तो इतना याद रखिए। करें कि वर्चुअल इमेज रखना चाहिए, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितना आ जाएगी? 50 सेंटीमीटर। ठीक, तो वर्चुअल इमेज तभी बनेगा जब पोल और फोकस से बीच में रखा जाए। तो पोल और फोकस के बीच में 15 सेंटीमीटर है, पोल पर रखे तो 0, तो बिटवीन 0 और 15 के बीच में रखेंगे तो हमारा इमेज कैसे बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा। तो ये याद रखेंगे। तो इस सीबीएसई का जबरदस्त पूछा जाता है, 3 बार पूछा गया है, 4 बार पूछ गया, किसी ना किसी रूप में ये पूछे जाते हैं। कॉन्केव मिरर, पोल और फोकस के बीच में। ठीक, तो 0 और 50 सेंटीमीटर के बीच में इमेज फॉर्म होगा। ठीक, याद रखिएगा। देखिए कि each of the following statement is not true या not true दिया है। ठीक, not true in reference to the diagram shown। पहले डायग्राम को देखेंगे, ये मिरर है, कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर, फोकस है, सेंटर कर्वेचर है। तो डायग्राम को देखो, थोड़ा सा सोचिए, थिंक करेंगे। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो इमेज कहाँ बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज की साइज क्या होगी? सेम साइज होगी ऑब्जेक्ट साइज पे। कह रहा है कि कौन सा ट्रू नहीं है, ध्यान रखिए। तो ये कह रहा है कि इमेज फॉर्म इन रियल, तो बात सही है, इमेज रियल और इन्वर्टेड बनता है। यहाँ लिखा है रियल इमेज फॉर्म इज इनलार्ज्ड, तो इनलार्ज्ड नहीं होगा, सेम साइज होगा। क्या होगा? सेम साइज। ठीक है, इमेज फॉर्म इज इन्वर्टेड, ये भी ऑप्शन सही है। इमेज फॉर्म एट ए डिस्टेंस इक्वल टू द डबल फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ तो यही ना होता है, डबल फोकल लेंथ। ये रेडियस आर होगा, ये एक है, ये एक है, तो आर इक्वल टू 2f। ठीक है, आर इक्वल टू 2f। तो इमेज इज फॉर्म एट ए डबल द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ के डबल दूरी पर बना है। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है? तो ये है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द गिवन ऑप्शन इज इमेज फॉर्म इन लार्ज, क्योंकि इस केस में सेम साइज, इमेज की साइज क्या होगी? सेम होगी। इमेज की साइज क्या होगी? सेम होगी। ये क्वेश्चन है तो सीबीएसई पे 4 बार पूछा जा चुका है, 13, 14, 15 और 17। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन समझेंगे या 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन लिखा है स्टूडेंट फोकस द इमेज ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यूजिंग ए डिवाइस एक्स। स्टूडेंट क्या है? कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है डिस्टेंस पर है, बहुत दूरी पर है। उस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को फोकस करता है इस डिवाइस के यूजर, डिवाइस एक्स की हेल्प से। ठीक है, आने व्हाइट स्क्रीन, यहाँ व्हाइट स्क्रीन है, ऑब्जेक्ट क्या है? डिस्टेंस पर है, इस डिवाइस की सहायता से आप उस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? इसको फोकस करता है। ठीक, स्क्रीन पर। इफ द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द डिवाइस इज 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो करें कि वो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है, ध्यान दीजिएगा।
ये डायरेक्ट रे ऑफ लाइट आ रही है। जब डायरेक्ट रे ऑफ लाइट आ रही है तो जाहिर सी बात है कि इधर मिरर की बात हो ही नहीं रहा है, मिरर की बात हो ही नहीं रहा है। ठीक है, ठीक है। अब बात आती है कि जब रे ऑफ लाइट इंफिनिटी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कहा तो ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट इंफिनिटी। ठीक है, तो ये डिवाइस यहाँ रखेंगे, इमेज यहाँ बना, मतलब फोकस की बात कर रहे हैं। तो लेंस की बात होगा तो लेंस कितना होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा, फोकल लेंथ कितना होगा, 40 सेंटीमीटर। कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक, कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पर दो फोकस होता है, एक F1, यहाँ F1 होता है, यहाँ F2 F1 होगा। ठीक, चाहे F2 मान लीजिए ये F2 है या 2 F2 होगा। ठीक, तो यहाँ से भी आप लाइट आएगी तो ये फोकस से क्या हो जाएगी, पास कर देगी। तो ये ही क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ, क्योंकि डिवाइस कहाँ रखा गया है, यहाँ। और इस इमेज कहाँ बन रहा है, स्क्रीन कहाँ रखा गया है, यहाँ। डिवाइस ये है, स्क्रीन ये है, तो यही दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, 40। तब फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। डिवाइस कितना हो जाएगी, कॉन्वेक्स लेंस। तो ऐसे ऐसे सवाल याद रखेंगे। सीरियसली मेरे 2022 मार्क्स में पूछा हुआ है, देखिए। कहें कि कंकेव मिरर है, फोकल लेंथ दिया है, कौन सा मिरर है, कंकेव मिरर, फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, कैन फॉर्म मैग्नीफाइड इरेक्ट एज वेल एज इमेज, इन्वर्टेड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसे इमेज बनाता है, मैग्नीफाइड, इरेक्ट मतलब वर्चुअल, इन्वर्टेड रियल एंड इन्वर्टेड की बात कर रहा है, इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, justify this statement stating the position of object with respect to pole of the mirror in both cases for obtaining the images। both cases की बात क्यों की है, क्योंकि यहाँ दो केसेस लिया गया। मैग्नीफाइड तो बात ठीक है, मैग्नीफाइड एक बात किया, डायरेक्ट और एक बात किया इन्वर्टेड, ये दो केसेस हो गए। मैग्नीफाइड दोनों केसेस में बने गए हैं। तो इरेक्ट, इरेक्ट बोले तो इरेक्ट मतलब सीधा, वर्चुअल इरेक्ट की बात कर रहे हैं। तो फॉर मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट, तब कंकेव मिरर है, तब कंकेव मिरर में हमने अभी डिस्कस किया कि कंकेव मिरर में ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैग्नीफाइड और इरेक्ट कब बनेगा, जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाए। तो in order to obtain the magnified and erect image, the object should be placed between pole and focus of the concave mirror। पहला केस हो गया। दूसरा है कि मैग्नीफाइड और इरेक्टेड इन्वर्टेड इमेज। तो मैग्नीफाइड और इन्वर्टेड कब बनेगा, जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस, ये मान लीजिए पहला केस था। दूसरा केस ये है कि ये जैसे कि पोल हो गया, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख दे तो इमेज कहाँ बनेगा, इंफिनिटी मैग्नीफाइड, या ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दे तो वहां भी बियॉन्ड सी मैग्नीफाइड बनेगा। तो in order to get the magnified and inverted image, the object should be placed either on focus or between center of curvature and focus। In order to get, देख लेंगे, in order to get magnified and inverted image, the object should be placed at focus। ठीक, फर्स्ट केस, एंड सेकेंड should be placed between C and F, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फोकस के बीच में। तो दोनों केस में कैसे इमेज बनता है, मैग्नीफाइड और रियल एंड इन्वर्टेड। और इस केस में क्या बनेगा, मैग्नीफाइड इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो ऐसे तुम मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे, याद रखेंगे। तो ये क्वेश्चन सीबीएसई 2018 मार्क्स में पूछा गया है। देखिए क्या पूछते हैं, in the image formed by a spherical mirror, spherical mirror दिया, mirror specify नहीं है, spherical mirror है। For all position of object placed in front of it is always erect and diminished। What type of mirror is it? Draw a label diagram to support your answer। तीनों ने एक थोड़ा सा हिंट दिया है, इरेक्ट एंड डिमिनिश की बात किया है। स्फेरिकल मिरर में, इरेक्ट कंकेव मिरर में
कॉन्केव मिरर में इरेक्ट इमेज कब बनती है, जब पोल ऑफ फोकस की बात करें तो उस समय जो इरेक्ट इमेज बना वो इनलार्ज था, क्या था, मैग्नीफाइड था। तो कॉन्केव मिरर तो होगा नहीं, क्योंकि इरेक्ट और डिमिनिश लिखा है। तो ये कौन से मिरर की बात कर रहा है, तब आंसर में होगा कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर में इरेक्ट, कॉन्केव मिरर में, कॉन्केव मिरर जो था, कॉन्केव मिरर, ठीक, कॉन्केव मिरर में जो इमेज बना, इरेक्ट, इरेक्ट तो बना ही, लेकिन इनलार्ज बना। क्या बना, इनलार्ज या मैग्नीफाइड बना। कब, जो पोल और फोकस के बीच में रखा गया तब। लेकिन यहाँ इनलार्ज न देकर डिमिनिश दिया। क्या दिया है, डिमिनिश। तो डिमिनिश इरेक्ट, और इरेक्ट मतलब वर्चुअल, और डिमिनिश कब बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर। अब कहा है कि इनका डायग्राम बनाइए। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि जिसकी इनर सरफेस क्या हो, पॉलिशिंग हो, ठीक है। तो ये हो गया, या उस सेंटर ऑफ कर्वेचर, उस रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आया। तो जैसे कि ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक, ये कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, ठीक। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये पोल हो गया, पोल। ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दीजिए, तो ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख देंगे तो ऐसे रे ऑफ लाइट जाएगी, ठीक, जाएगी। और ये फोकस से क्या होगी, आपका रिफ्लेक्शन, ये अपीयर टू बी पास थ्रू द फोकस। ये फोकस से क्या होगी, पास करती हुई महसूस होगी, ठीक। तो ये ऐसे पास हो गई। और एक रे ऑफ लाइट कहाँ जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, कहीं जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस, ये ऐसे ऑब्जेक्ट है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऐसे जाएगी, ठीक। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। नॉर्मल, नॉर्मल ड्रा करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और फिर ये रे ऑफ लाइट क्या होगी, यहाँ से ये से पास हो गई, ठीक। तो यहाँ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना, यही क्या हो जाएगा, इमेज। जैसे कि ये ए और बी है, तो ये कितना हो जाएगा, यू डैश बी डैश, ठीक। तो ये याद रखेंगे, ये क्या रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। नॉर्मल ड्रा करना हो तो इसको क्या करते हैं, इसको पीछे बढ़ाएंगे, करेंगे। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो नॉर्मल कैसे ड्रा करते हैं, by joining the line center of curvature, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन ड्रा करेंगे वो नॉर्मल होगी। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। तो ऐसे भी ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, कंसेप्चुअल सवाल है, याद रखिएगा। Now the next question is, this one was asked in CBSE 2011 in 3 marks. 3 मार्क्स में पूछे गए। ऑब्जेक्ट क्या था, क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। इंफिनिटी और पोल पर रखा गया। मिरर का रिलेशन है, कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, लेंस नहीं है, मिरर है, ठीक। कहाँ रखा गया, इंफिनिटी और पोल के बीच में। बोल रहे हैं, पूछ रहे कि ड्रा ए डायग्राम, ड्रेन डायग्राम बताना है। Also state the position, relative size and nature of the image. इमेज कहाँ बनेगा, उसकी साइज क्या होगी, कैसा होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, कि और इमेज का नेचर क्या होगा, रियल होगा कि इन्वर्टेड होगा। तो ध्यान दीजिए, कॉन्वेक्स मिरर है, अभी बात किए थे। तो कॉन्वेक्स मिरर है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ट होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक। तो कॉन्वेक्स मिरर हो गया, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक। ये हो गया पोल फोकस, ये हो गया पोल मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। स्फेरिकल मिरर इज नोन एज, ठीक, इस मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल। तो पोल और इंफिनिटी, इंफिनिटी का इधर होगा। ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा गया है, ठीक, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा गया। तो रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी, ठीक, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब तो यहाँ पैरेलल होने के बाद, ये टकराने के बाद क्या होगी, ये ऐसे रिवर्स रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। और एक रे ऑफ लाइट यहाँ से जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसे इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक।
ये रे ऑफ लाइट ऐसे यहाँ फॉल की ऐसे रिफ्लेक्टेड, ठीक है। यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया वो इमेज हुआ, ठीक। तो ये हो गया इमेज, ठीक। ये ए और बी है, तो ये कितना हो जाएगा ए डैश बी डैश, ठीक। अगर नॉर्मल ड्रा करना है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको ज्वाइन कर देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या कर देंगे ज्वाइन। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको भी याद रखिए, कभी कभी पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक। तो इस तरह से हमारा रे डायग्राम बना, ठीक। इमेज क्या बना बिहाइंड द मिरर, पोजीशन क्या होगा, पोजीशन होगा बिहाइंड द मिरर, पोजीशन होगा बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, ठीक। दूसरा करेंगे साइज क्या होगा, साइज होगा वर्चुअल इलेक्ट, वर्चुअल साइज होगा हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा होगा हाईली डिमिनिश, हाईली डिमिनिश बनेगा साइज, ठीक। और नेचर की बात की है, नेचर में क्या होगा वर्चुअल एंड इलेक्ट होगा, वर्चुअल एंड इलेक्ट। साइंस में ज्यादा नहीं लिखना, इतिहास हिस्ट्री सोशल साइंस इंग्लिश नहीं है, इसमें टू द पॉइंट लिखिएगा, इसके मार्किंग फिगर साफ साफ पेंसिल से बना होना चाहिए, मतलब काटे जाएंगे, स्टिक कॉपी की होती है, इसको ध्यान देंगे। तो इस तरह से हम सीबीएसई के क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। तो इसमें देखा गया तो मैक्सिमम सवाल कन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर में पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा गया, इमेज के बारे में पूछा, कभी फोकल लेंथ पूछ देते हैं, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, रेडियस और फोकस के बीच, फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन पूछ देते हैं। तो 1 मार्क 2 मार्क्स में छोटा ही क्वेश्चन आते हैं, ये 3 मार्क्स के हैं। आगे देखते हैं कैसे कैसे पूछा गया। यहाँ देखते हैं कि सीबीएसई 2014 5 मार्क्स 3 मार्क्स से कंप्लीट हो गया होगा, 5 मार्क का क्वेश्चन कैसे पूछे गया है। A student wants to project the image of a candle flame, कैंडल फ्लेम की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है कैंडल फ्लेम के इमेज को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, मतलब बड़ा देखना चाहते हैं, ठीक है। ऑन द स्क्रीन 90 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ ए मिरर by keeping the flame at a distance of 15 सेंटीमीटर from its pole। तो ध्यान देखिए फ्लेम को पोल से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा गया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। स्क्रीन को कितने सेंटीमीटर पर रखा गया, 90 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर है। तो जब भी प्रोजेक्ट करना चाहे तो कौन सा देखेंगे, ऑब्जेक्ट की साइज को बड़ा देखना है तो कौन सा मिरर की बात किया, ले या मिरर फिक्स है, या तो कनकेव होगा था या तो कन्वेक्स होगा। तो कन्वेक्स में क्या करते थे, बड़े ऑब्जेक्ट के साइज को छोटा इमेज देखना है तो कन्वेक्स मिरर, ठीक। जैसे रियर साइड व्यू में यूज करते हैं। तो इसमें जाहिर सी बात है प्रोजेक्ट की बात की जा रही है तो मिरर कौन सा होगा, कॉन्केव मिरर। तो पहला क्या होगा कॉन्केव मिरर आंसर होगा, कौन सा मिरर यूज करेगा कॉन्केव मिरर, ये कॉमन सेंस है। मैग्निफिकेशन बताना है, तो जैसे कि मान लीजिए कि ये कॉन्केव मिरर है, ठीक। ये कॉन्केव मिरर है, ये ऐसे ये कोण होगा, ये होगा फोकस और ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट इज द पोल से कितने डिस्टेंस पर रखा गया है 15, मतलब कि ये वाला डिस्टेंस कितना 15 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा गया है, ठीक। ये कैंडल फ्लेम है, समझ में आया, कैंडल फ्लेम है, तो कैंडल फ्लेम है पोल पर रखा गया है, स्क्रीन का रखा गया है 90 सेंटीमीटर पर, तो 15 होगा, तो 15 ये भी 15 होगा, तो ये 60 हो गया। स्क्रीन है 90 पर, मतलब कि स्क्रीन का ही सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या होगा फिर पीछे होगा, इधर 90 है। तो पोल पर है तो फोकस, तो यहाँ से ये देखते हैं कि ये अगर फोकस से कोई रे ऑफ लाइट जाती है मिरर से टकराती है, तो टकराने के बाद वो क्या हो जाती है पैरलल, क्या हो जाती है पैरलल। यहाँ से भी पोल से टकराएगी, ठीक। टकराने के बाद क्या हो जाएगी पैरलल। तो जो हमारा ये बनेगा इमेज, इमेज जो बनेगा तो वो इन्वर्टेड होगा रियल होगा, ठीक। ऐसे इमेज बनेगा। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ ये स्क्रीन है, ये कहाँ है स्क्रीन, स्क्रीन 90 सेंटीमीटर पर है, ठीक। तो मैग्निफिकेशन बताना है, तो मैग्निफिकेशन कैसे बताएंगे, ध्यान देंगे। मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्ट को 50 सेंटीमीटर पर रखा गया तो यू की वैल्यू -15 सेंटीमीटर लेंगे और वी की वैल्यू देंगे, ये पीछे वाला क्या बना पीछे,
तो -90 सेंटीमीटर होगा। ठीक, तो मैग्निफिकेशन -v/u, -v/ क्या होता है, u होगा। तो -90, अभी u कितना है, -15, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, मैग्निफिकेशन 6। तो निगेटिव आगे, निगेटिव क्या शो करता है, इट इज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो निगेटिव है। तो निगेटिव है तो इमेज कैसा होगा, रियल है इन्वर्टेड, तो रियल बना इन्वर्टेड बना, ये भी आ गया। तो मैग्निफिकेशन कितना आएगा, -6। करेक्ट डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच के डिस्टेंस बताना है। तो ऑब्जेक्ट पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 50। तो इमेज ये है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये है। इमेज ये है, ऑब्जेक्ट कितना है, ये है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 90 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, 90, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है, 50। ठीक, तो 90 - 50 कर देंगे तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक, द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट एंड इमेज, इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो 90 - 15, ये होगा 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर। फिर करेक्ट ड्रा रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन, रे डायग्राम ये हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन हैंडल करेंगे, सीबीएसई में पूछे जाते हैं, इत्मीनान से करेंगे, ध्यान से करेंगे, हो जाएगा। ठीक, so this is a question which is asked in the CBSE in the year 2012 of 2 marks. Such type of questions is generally asked in CBSE. The question is that state the type of mirror preferred as a rear view in brackets and saving mirror. One statement also has been justify your answer by giving 2 reasons. ठीक है, यहाँ लेफ्ट से खुल गया है, justify your answer by giving 2 reasons, by giving 2 reasons in each case, reasons in each case। ठीक, तो हर केस में क्या करना है, 2 रीजन बताना है। तो मिरर तो बात है, रियर व्यू इन व्हीकल की बात की जा रही है। तो रियर व्यू व्हीकल कब यूज होगा, जब कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कन्वेक्स मिरर की। ठीक है, ये यू कभी कभी यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर पूछ लेते हैं। तो यहाँ पूछा हुआ है कि रियर व्यू इन व्हीकल कौन सा मिरर, कन्वेक्स मिरर। अगर कन्वेक्स मिरर की यूज पूछे तो रियर व्यू इन व्हीकल। ठीक, अब सेविंग मिरर में कौन सा होगा, तो कॉन्केव मिरर। इसमें कौन सा होगा, कॉन्केव मिरर। ये तो आंसर हमारा हो गया। आंसर पूछा है कि गिव 2 रीजन, 2 रीजन बताना है। तो इसकी पहली रीजन क्या है कि इट हैज लार्ज फील्ड ऑफ व्यू, कन्वेक्स मिरर हैज लार्ज फील्ड ऑफ व्यू, लार्ज फील्ड ऑफ व्यू। इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, लार्ज फील्ड ऑफ व्यू, लार्ज फील्ड ऑफ व्यू होता है, पहला रीजन है। दूसरा है कि प्रोड्यूसेस इरेक्ट इमेज ऑफ द बिहाइंड ऑब्जेक्ट। मान लीजिए ऑब्जेक्ट कोई भी पीछे है, तो पीछे आती हुई ऑब्जेक्ट की ये इमेज इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस करता है। तो सेकेंड है इट प्रोड्यूसेस इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस करता है ऑफ ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस करता है। तो ये दोनों रीजन याद रखिए, पूछा जा सकता है, पूछता भी है अक्सर। ठीक है, और सेविंग मिरर ये ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकते हैं कि सेविंग मिरर में कौन सा यूज होगा, कॉन्वेक्स या कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्केव लेंस, जैसे कंफ्यूजिंग सवाल। ठीक, तो सेविंग मिरर के लिए कॉन्केव मिरर, इसमें क्या होता है कि इट प्रोड्यूसेस इन लार्ज ऑब्जेक्ट। मान लीजिए कॉन्केव मिरर में बात किए थे कि ऑब्जेक्ट को, या कॉन्केव मिरर में हम बात किए थे कि अगर हम ऑब्जेक्ट को या सामने रख दिया जाए तो इन लार्ज इमेज बनेगा। ठीक है, या फोकस के पास में रख दे, फोकस पर रखते हैं तो इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट बनेगा।
तो पहला इसमें रीजन तो होगा, it produces a large image when the object is close to it, जब ऑब्जेक्ट इसके क्या हो, क्लोज में हो, तो it produces a large image, क्या होगा, a large image प्रोड्यूस करता है when object is close to it, when the object is close to mirror या क्लोज टू इट किसके लिए, कॉन्केव मिरर के लिए। तो ऑब्जेक्ट को जितना पास लेते जाएंगे तो ये लार्ज इमेज बनेगा। फोकस होगा तो इंफिनिटी, फोकस और पोल के बीच में होगा तो बिहाइंड द मिरर, इनलार्ज इरेक्ट वर्चुअल। ठीक, एक तो रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन इसका क्या है, तो दूसरा रीजन ये है कि बी पार्ट, दूसरा रीजन है प्रोड्यूसेस इरेक्ट इमेज, प्रोड्यूसेस इरेक्ट इमेज, ये इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस करता है। तो ये दोनों रीजन याद रखेंगे। कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर के रियल व्यू में क्यों यूज करते हैं कि लार्ज फील्ड ऑफ व्यू होती है। प्रोड्यूसेस इरेक्ट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड द मिरर, जब ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे हो तो इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस करता है। सेविंग मिरर, कॉन्केव मिरर, पहला रीजन है इनलार्ज इमेज प्रोड्यूस करता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू द मिरर, जब ऑब्जेक्ट मिरर के क्लोज में हो तो क्या प्रोड्यूस करेगा, कैसे प्रोड्यूस करेगा, इनलार्ज इमेज। और दूसरा है कि इरेक्ट इमेज। तो ये बातें याद रखेंगे। ठीक, this one is the question which is asked in the CBSE in the year 2016 of 3 marks. Question is typically some part is easy, some part is conceptual. Everyone cannot solve this question fully. तो देखते हैं कैसे होगा। कोई भी सवाल, कुछ क्वेश्चन पार्ट इजी है, कुछ पार्ट कंसेप्चुअल बेसिस है। तो ये डायरेक्ट नहीं पूछे हुए, इनडायरेक्ट वे में पूछे हुए। जिनका कंसेप्ट क्लियर होगा उन्हीं से ये क्वेश्चन बन पाएंगे, कोई बनने वाली नहीं है। ध्यान दीजिए, द इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर, कौन सा मिरर है बात नहीं किया गया, स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, इज रियल इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। तो रियल और इन्वर्टेड इमेज तभी बनेगा जब वो कॉन्केव मिरर की बात हो। किसकी बात हो, कॉन्केव, क्योंकि कॉन्वेक्स में क्या बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहाँ लिख दिए हुए कि रियल एंड इन्वर्टेड, तो यहाँ से मालूम चल गया कि मिरर कौन सा है, स्फेरिकल मिरर, कॉन्केव मिरर है। कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर। ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे। मैग्निफिकेशन 2 है, तो मैग्निफिकेशन -2 है। तो मैग्निफिकेशन के हमने पढ़ा था कि मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज साइज ये होता है इमेज साइज, ठीक है, डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट साइज। तो ये मैग्निफिकेशन, इतना भी अगर मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन लिख कर आते हैं तो सही हो जाएगा। मैग्निफिकेशन बोल रहे हैं कि -2 है। मैग्निफिकेशन क्या है, -2 है, मतलब कि ये लेस देन क्या है, 1 है। लेस देन क्या है, 1, या 0 भी बोल सकते हैं, लेस देन 1। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि लेस देन 1 है, तो यहाँ मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1। साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1, लेस देन 1। तो साइज ऑफ इमेज जो होगा ऑब्जेक्ट साइज से क्या होगा, छोटा होगा। तो छोटा कब होता है, जब वो पीछे रखा गया हो, या तो इंफिनिटी पर हो, या बियॉन्ड सी पर हो, या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा नहीं, सेम साइज है। ठीक, तो 2 केस में है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर मिरर फ्रॉम द मिरर, मिरर से 30 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जाहिर सी बात है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शुड बी टेकन indicated 30 centimeter. All distances are measured in the direction of incident ray are taken as positive. इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करते हैं तो क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। ठीक है, करें कि वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, यहाँ लिखा है इफ द इमेज फॉर्म्ड। इमेज फॉर्म, इमेज क्या बन रहा है, यहाँ इमेज बन रहा है, क्या बन रहा है, इमेज फॉर्म। इमेज क्या बन रहा है, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ v की वैल्यू दिया हुआ है, u की वैल्यू पूछा हुआ है, वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है। तो इन कमी कंडीशन से v दिया, u पूछा, मैग्निफिकेशन है।
तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं, यहाँ से क्या निकालेंगे, दोनों में रिलेशन। तो इमेज डिस्टेंस मैग्निफिकेशन होता है m इज इक्वल टू, या सिंपली बोले कि m इज इक्वल टू होता है माइनस v बाई यू इन केस ऑफ मिरर। मैग्निफिकेशन याद रखेंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। लेंस के केस में प्लस v बाई यू होगा। लेंस के केस में, अगर लेंस की केस में मैग्निफिकेशन की बात करें तो ये कितना होता है, u v बाई यू इन केस ऑफ लेंस। लेंस के केस में मैग्निफिकेशन, ये छोटी छोटी बातें याद रखना पड़ता है। और मिरर के केस में माइनस v बाई यू। स्फेरिकल मिरर के केस में कितना हो जाएगा, v बाई यू। ये मिरर के केस में, स्फेरिकल मिरर के केस में, ठीक है। तो यह मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितना दिया है, -2 दिया हुआ है, ठीक। माइनस माइनस का है तो कैंसिल कर दो, ठीक। अब v की वैल्यू कितना हो जाएगी, -30, u की वैल्यू 2, ठीक। यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ से u की वैल्यू निकालेंगे तो u की वैल्यू कितना आ जाएगा, ठीक है। इसको हटा दीजिए, बार बार नहीं लिखते क्योंकि मैग्निफिकेशन यहाँ लिख दिया गया। तो u की वैल्यू आ जाएगा u इज इक्वल टू -30 डिवाइडेड बाई 2 -15 सेंटीमीटर, ठीक। ये 15 सेंटीमीटर। तो अब तो बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ, तो कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ जाहिर सी बात है कि निगेटिव आएगी। फोकल लेंथ क्या आएगी, निगेटिव। अगर आपका आंसर में फोकल लेंथ पॉजिटिव आता है तो आंसर गलत है, मिस्टेक है, उसको देखिए बार बार, ठीक। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखेंगे। वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है। कभी कभी तो ऑब्जेक्टिव में फार्मूला ही पूछ लेते हैं कि मिरर फार्मूला होता क्या है। तो मिरर फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, या 1/u प्लस 1/v। मिरर के लेंस के केस में क्या हो जाएगा, लेंस फार्मूला हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये भी छोटी छोटी बातें हैं, याद रखेंगे। ये लेंस फार्मूला है, ये लेंस फार्मूला है, ठीक। लेंस फार्मूला है, ठीक। तो 1/v कितना है, -1/-30 है। u कितना है, -15 है। तो 1/-15, यहाँ प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान देंगे, प्लस माइनस का ध्यान देंगे तो यहाँ ध्यान देंगे। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो ये -1/30 लिखेंगे, -1/50 लेंगे, ठीक। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 30 आ जाएगा। ये -1 -2 होगा, ये इसकी आंसर कितना आ जाएगी, तो इसका आ जाएगा -3/30। इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/10, ठीक। तो 1/8 की वैल्यू कितना है, -1/10 है। तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट फोकल लेंथ विल बी -10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ निगेटिव आएगा, ठीक। इतनी बातें याद रखेंगे। ये सवाल करने लायक था। अब सवाल और घुमाते क्या है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। मिरर की फोकल लेंथ भी पूछ दिया है। अब पूछ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर को ऑब्जेक्ट को रखा गया है इन द फ्रंट ऑफ मिरर। फोकल लेंथ भी पूछ दिए। अब पूछ रहे हैं कि लिस्ट द 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म, ठीक है। If the object is moved 10 centimeter towards the mirror, करें कि अगर ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ 10 सेंटीमीटर घुमाया जाए, मतलब मिरर के पास 10 सेंटीमीटर ले जाया जाए, तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। देखिए यहाँ से याद रखेंगे कि v की वैल्यू -30 सेंटीमीटर है और u की वैल्यू है -15 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ रे डायग्राम नहीं पूछे हुए है। अब मैग्निफिकेशन की वैल्यू दिया है -2। इतनी बातें थोड़ा याद रखिए। अब देखिए सवाल को कैसे करते हैं, ठीक। तो ऑब्जेक्ट को मिरर के 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर ले जाएंगे। ऑब्जेक्ट पहले क्या था, 15 सेंटीमीटर के था। अगर देख ले, अगर इसको इमेज थोड़ा डायग्राम के थ्रू देखते हैं, कॉन्केव मिरर है तो कॉन्केव मिरर है, ये पोल होगा, ये क्या होगा, फोकस, और ये क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
इसकी वैल्यू जो फोकल लेंथ कितना है ये 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आएगा r इक्वल टू 2l, ये f होता है ये भी f होता है तो 2l, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। ये रेडियस की बात करें तो प्लस में लेंगे, ठीक। डिस्टेंस तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है वो हाउ मच डिस्टेंस इट इज 20 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट कितने दूरी पर रखा गया 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना है 10 है, तो यहाँ से ये f की वैल्यू होती है f इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये फोकल लेंथ है, ठीक। ये क्या है फोकल लेंथ है। ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा गया है, तो मतलब कि ये भी 10 होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या है 10 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट को कहीं इसके बीचों बीच रखा गया है, ऑब्जेक्ट को इसके बीचों बीच रखा गया है, तो यहाँ से ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। अब इस ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ घुमाया जा रहा है, ऑब्जेक्ट इज मूव्ड 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, अवे फ्रॉम द मिरर नहीं है। इसका क्वेश्चन में चाहे घुमा कर बोल दे कि अवे फ्रॉम द मिरर, तो अवे ले जाएंगे तो इधर ले जाएंगे, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर घुमा दे गया है, मतलब अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, यहाँ ऑब्जेक्ट अब यहाँ कहाँ गया यहाँ आ गया, ठीक। ये ए बी था, अब ऑब्जेक्ट कहाँ गया यहाँ आ गया ए बी, ठीक। तो ये अब इसके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, फिगर के हिसाब से भी बोल सकते हैं। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आएगी ये देखेंगे, अब वहां से इमेज फिर से निकालेंगे, यहाँ से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u होगा u डैश ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा 15, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा तो 15 माइनस 10 इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर, इसका दिमाग लगाएंगे, ठीक। u निकल गया, u इमेज डिस्टेंस कितना था फोकल लेंथ था, यहाँ से क्या है वो इमेज डिस्टेंस यूज नहीं करेगा फोकल लेंथ, क्योंकि फोकल लेंथ इमेज से मिरर वही है, तो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस मान लेके v डैश होगा, तो फिर से मिरर फार्मूला लगाएंगे तो 1/f इक्वल टू 1/v डैश प्लस 1/u डैश, तो 1/f इक्वल टू -1/10 और 1/v डैश वी हैव टू फाइंड आउट एंड प्लस माइनस ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -5 सेंटीमीटर, ठीक। क्योंकि 10 सेंटीमीटर इधर खसकाएंगे। अब मान लीजिए एग्जाम में पूछते कि 10 सेंटीमीटर दूर ले गया, तो दूर ले गए 15 पर था, पहले कितना था 15, 10 सेंटीमीटर दूर ले जाएंगे तो उस समय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 हो जाएगा, उस समय ऐड कर देंगे, ठीक। तो ये याद रखिएगा, ये क्या होगा प्लस माइनस माइनस होगा -1/10, ठीक, इज इक्वल टू 1/v डैश -1/5, ठीक। तो यहाँ से 1/v डैश की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक। यहाँ सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ सॉल्व किया जाए तो ये अगर माइनस से उधर जाएगा तो प्लस, तो 1/v डैश कैन बी इज इक्वल टू -1/10 माइनस माइनस प्लस 1/5, एलसीएम कितना होगा 50 हो जाएगा, एलसीएम 50 का लीजिए 10 लीजिए, क्योंकि दोनों से कैंसिल हो जाएगा, तो 10 तो -1 प्लस 2 और ये कितना आ जाएगा 1/10, तो 1/v डैश 1/v डैश इक्वल टू 1/10 एंड दिस इज इक्वल टू v डैश इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यहाँ इमेज क्या आ गया पॉजिटिव आ गया, इमेज क्या आ गया v की वैल्यू इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव रहता है तो रियल एंड इन्वर्टेड, तो यहाँ क्या होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब v पॉजिटिव है तो मैग्नीफाइड क्या होगा मैग्नीफाइड, वर्चुअल कंकेव मिरर में वर्चुअल इमेज मैग्नीफाइड मिरर के पीछे बनता है, ठीक। तो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज में क्या लिखेंगे लगा दीजिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, इमेज की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी तो कौन सा लिख सकते हैं, पहला तो लिख सकते हैं कि वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट या इरेक्ट डायरेक्ट लिख सकते हैं, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड एक लाइन में, तो इतना डायरेक्ट हेडिंग वाइज लिखेंगे सीबीएसई में, ज़्यादा कहानी मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड, ठीक है, MAGNIFIED। तो
ऐसे आंसर लिखेंगे। सीबीएसई में ज़्यादा टाइम नहीं रहती है, पेपर छूटने का डर बना रहता है, उनका पॉइंट लिखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। This is the question which was asked in the CBSE in the year 2020 of 5 marks. This is a direct question which can be solved easily if you are aware, if you have the clear concept and you have understand the light chapter more clearly. ठीक है, now let us see the object question. An object 4 centimeter in size, 4 centimeter in size, but the object size, height of size has been given, is placed at a distance of 25 centimeter in the front of a concave mirror. The object is placed at a distance of 25 centimeter in the front of concave mirror. Focal length also has been given 15 centimeter. ठीक, the question is at what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain the sharp image? The at what distance the screen should be placed in front of mirror in order to obtain the sharp image? Find the image size, the array diagram. कहना क्या चाहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर साइज है, मतलब ऑब्जेक्ट की साइज दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ये कंकेव मिरर है तो फोकल लेंथ क्या होगा, निगेटिव होगा। कंकेव मिरर के सामने, इन फ्रंट ऑफ कंकेव मिरर के सामने 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है। फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो जो जो डेटा दिया गया इंफॉर्मेशन पहले लिखते हैं। ऑब्जेक्ट साइज है तो ऑब्जेक्ट साइज को ओ लिख सकते हैं, चाहे कितने लोग बहुत h2 की वैल्यू देते हैं, h2 h1 लिखते हैं, ऑब्जेक्ट साइज h1 लिखते हैं। ये 4 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है, ठीक, 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन इन नेगेटिव, ये कई नेगेटिव में होगा 25 सेंटीमीटर। ठीक, फोकल लेंथ कंकेव मिरर है तो नेगेटिव होगा, ये ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं कन्वेक्स मिरर रहते हैं तो कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ इज टेकन एज पॉजिटिव। कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ हम कंकेव मिरर की बात की जा रही है तो फोकल लेंथ कितना होगा, 15 दिया है, नेगेटिव होगा 15 सेंटीमीटर। ये सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। करें कि डिस्टेंस मिरर से कितने दूरी पर, कितने डिस्टेंस पर स्क्रीन को रखे कि शार्प इमेज पूछे, शार्प इमेज बने। मतलब कि क्या बात कर रहे हैं, इमेज साइज की बात कर रहे हैं, इमेज डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। फिर बात आ रही है इमेज साइज, मतलब आई मतलब कि h2 की वैल्यू की बात की जा रही है, ठीक। और रे डायग्राम पूछ रहे हैं, बस इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, जो जो जानते हैं वो लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक। फोकल लेंथ कितना दिया है, -15, -1/-15, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 -25 प्लस 1/v, ठीक। तो ये माइनस है, इधर जाएगा प्लस, ये माइनस ऊपर लिख देंगे। तो 1/v की जो वैल्यू आएगी -1/15, ठीक, प्लस 1/25, समझ में आया। तब इसको क्या लिखेंगे यहाँ से, तो 1/v इज इक्वल टू, एलसीएम ऐसा लेंगे कि दोनों कैंसिल हो जाए, दोनों क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो 75 इट कैन बी टेकन एज, क्योंकि 75 दोनों के टेबल में आता है। तो 75 75, 25 3 75, तो 75 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक। तो ये -3 + 2, तो ये कितना आ जाएगा, -1/75। तो इमेज डिस्टेंस जो होगी 75 सेंटीमीटर -75 सेंटीमीटर होगा। अब बात यहाँ ध्यान से देखिए, कहीं कुछ लिखा होगा कि स्क्रीन इज प्लेस्ड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मिरर से स्क्रीन को कितने दूरी पर रखा गया है। इसलिए मैं इमेज द स्क्रीन इज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ मिरर। तो मिरर की बात है तो रियल इन्वर्टेड इमेज होगी, तो रियल इन्वर्टेड इमेज होगी तो भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो भी निगेटिव आया मतलब स्क्रीन को कहाँ रखा गया, इन द फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने रखा गया है। इमेज अब हो गया, द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो ये क्वेश्चन कितना हो गया, 75 सेंटीमीटर आएगा। सही है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 25 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। तो ये इधर जाएगा तो प्लस होगा, तो +125 -115 75
तो ये 5 होगा, ये 1 से जा सकता है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है। 15 5 से 75, तो ये आ जाएगा 3 आएगा, ये कितना जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 25 3 जा, तो ये कितना बच जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 75, तो ये -2 हो जाएगा, तो इसकी आंसर आएगा -33, 2 3 जा 6, 2 7 जा 37.5 सेंटीमीटर का स्क्रीन को रखा गया है। नाउ द आंसर इज 37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, देयर वाज माइन्यूट मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट, हो जाता है। अब आता है इमेज साइज। इमेज साइज की जब भी बात करें तो मैग्नीफिकेशन को याद करेंगे। इमेज साइज, ऑब्जेक्ट साइज की बात करें तो किसको याद करेंगे, मैग्नीफिकेशन को। तो मैग्नीफिकेशन इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन पढ़े थे, I/O साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कहीं कहीं ये लिखा होता है साइज ऑफ इमेज H2 है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट H1 है। ठीक, तो यहाँ क्या दिया, एक रिलेशन ये भी होता है कि -V/U के इक्वल होता है। मैग्नीफिकेशन इज आल्सो इक्वल टू H2/H1 I/O। इन दोनों में से किसी एक सिंबल आप यूज कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में यहाँ लिख दीजिएगा ऑब्जेक्ट साइज O बराबर, ठीक, वो मेंशन करना पड़ता है। तो H2/H1 इक्वल टू -V/U। यहाँ H1 की वैल्यू कितना दिया है, 4। H1 की वैल्यू ऑब्जेक्ट साइज है, तो इमेज साइज H2 ये हो गया 4, माइनस V की वैल्यू कितना है, विथ साइन यूज करेंगे, ये यूज करेंगे, कैलकुलेशन टफ आएगा, इसको यूज करते हैं, -75 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। U की वैल्यू है -25, तो ये कितना हो जाएगा, -25। ठीक, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो -75, इसके वजह से ये -75/2 इंटू 25। ठीक, तो ये 25 3 टाइम्स जाएगा, -3/2। यहाँ से इमेज साइज क्या आ जाएगी, व्हाट विल बी द इमेज साइज। इमेज साइज क्या होगा, तो H2 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 2। Here we cross the multiply. Here the 4 is divided. If we take it on the right hand side, it will be gets multiplied to -3/2. ठीक, तो from here we can say that H2 value will be -3/2 multiplied by 4. ठीक, 2 times 4, it means the object size is 6 centimeter. Image size is 6 centimeter. अब देखिए, now the point to be noted that the image size has come negative. It means it is below the प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा, बिलो होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या था कि ड्रा द रे डायग्राम। रे डायग्राम देखना है, तो इसमें से हमसे क्या मालूम चलना चाहिए, याद रखना है, ये याद रखेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस याद रखेंगे, और ये साइज ऑफ इमेज, और ये भी याद रखेंगे क्योंकि ड्रा करने में आ रहा है। तो यूजिंग द स्केल यू कैन easily draw the ray diagram H2 equal to -6 सेंटीमीटर। ठीक, साइज ऑफ इमेज। तो देखिए साइज ऑफ इमेज कैसे करते हैं, कैसे रे डायग्राम ड्रा करते हैं। तो कॉन्केव मिरर है, तो जाहिर सी बात है कि कॉन्केव मिरर कुछ ऐसा होगा, कॉन्केव मिरर कुछ ऐसा होगा। ठीक, सीबीएसई में लेंथी पेपर आता है, पेपर प्रैक्टिस होता आसानी से हो जाती है ना, तो आता हुआ सवाल क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो ये हो गया कोण, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, फोकस 15 है, फोकल लेंथ कितना है, 15। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें, रेडियस इक्वल टू 2f होगा, तो 2f 15 टू 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। अच्छा, और तुम निगेटिव ले सकते हैं। ठीक, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है कितना, 30 सेंटीमीटर है। ठीक, फोकल लेंथ कितना दिया है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर आधा होगा। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, 25 सेंटीमीटर, तो 15 ये है, इसकी भी डिस्टेंस 15 होगा। तो मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट का यहाँ रखा गया है, ठीक, इन दोनों के बीच में। ऑब्जेक्ट की साइज चाहो तो स्केल से मेजर कर सकते हैं, ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक, तो थोड़ा छोटा बनाते हैं, लेकिन इसका 4 सेंटीमीटर।
तो ये था आधा अधूरा रे डायग्राम। अब इमेज कहाँ बना 37.5, मतलब इमेज बियॉन्ड सी बनेगा। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस the object image size image will be found beyond the C। इमेज कहाँ बनेगा beyond the C के beyond बनेगा। तो रे डायग्राम है, तो एक पैरेलल रेज ऐसे जाएगी, ठीक, रेज पैरेलल गई। अब ये मिरर से टकराई, फोकस से ऊपर पास कर देगी। अब फोकस से थोड़ा इसको कैसे ले जाएंगे, इसको ऐसे ये स्केल से ड्रा कर लेंगे, ऐसे ये फोकस से पास होगी, ठीक, समझ में आया। अब एक रे डायग्राम क्या करेगी, यहाँ से पास होगी, ये मिरर को थोड़ा सा एक तो चाहो तो यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, पोल से जाती है डायरेक्ट यहाँ बनेगी। तो पोल से ये कुछ ऐसे जाएगी, पोल से एक मिनट, ठीक है। तो ये पढ़ चुके हैं कि अगर एक रे डायरेक्ट पोल पर पड़ती है तो पोल से उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यहाँ कुछ डिस्टेंस बना, ठीक, तो यहाँ इमेज डिस्टेंस हुआ, इमेज डिस्टेंस ये मान लीजिए ए और बी हो गया। तो ये ए डैश ये कितना होगा बी डैश, इसके जो एरो है वो नीचे आ जाएगी। और इमेज डिस्टेंस 37.5 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा 37.5, तो v इक्वल टू -30 या डायरेक्ट लिख सकते हैं -35.7 सेंटीमीटर, क्योंकि पोल से दिखा है। और इसकी जो हाइट हो जाएगी, इसका हाइट कितना आया 6 सेंटीमीटर, नीचे बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो हाइट नेगेटिव होगा, अप है तो पॉजिटिव होगा। कभी कभी साइन कन्वेंशन के लिए पूछ लेते हैं, तो साइन कन्वेंशन याद रखिएगा। डायरेक्शन इंसिडेंट, अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करें तो पॉजिटिव होगा, इसके अपोजिट मेजर करें तो क्या होगा नेगेटिव होगा। और दूसरा ये है कि ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर हो तो पॉजिटिव या ऑब्जेक्ट साइड, नीचे हो तो निगेटिव, तो ये याद रखेंगे, ठीक। आगे देखते हैं। Next question is the to find the focal length of a concave mirror, theta should choose which one of the following। तो concave mirror की क्या फाइंड आउट करना है focal length। तो in order to find the focal length of a concave mirror, what are the equipment should be used? So this experiment is generally performed in the laboratory। तो in order to find out the concave focal length of a concave mirror, you should have the one is holder, one is mirror, one is screen, and another is scale। So at what distance should the object be placed and what distance the image formation takes place? Mirror should be placed on the stand holder। तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट होगा, क्या होगा, व्हाट विल बी द आंसर, स्क्रीन, एक स्क्रीन की जरूरत होगी, एक मिरर होल्डर की जरूरत होगी और एक स्केल की जरूरत होगी। स्क्रीन होल्डर और स्केल से तो मिरर होल्डर और स्क्रीन से तो काम चलेगा ही नहीं, क्योंकि स्केल नहीं रहेगा तो मेजर कैसे करेंगे, इमेज कहाँ बना कैसे बना, ठीक। तो मिरर होल्डर, स्क्रीन होल्डर, स्केल, ठीक। होल्डर्स आर देयर या होल्डर्स आर देयर है, मिरर, स्क्रीन होल्डर एंड स्केल। तो क्या बात करेंगे, तो इस वाले क्वेश्चन में बात किया हुआ है मिरर होल्डर। मिरर की बात नहीं कर रहे हैं, मिरर होल्डर की बात कर रहे हैं। तो मिरर रखने वाला इक्विपमेंट, यहाँ स्क्रीन होल्डर, स्क्रीन नहीं लिखा हुआ है, स्क्रीन होल्डर मतलब स्क्रीन को होल्ड करने वाला इक्विपमेंट, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ स्क्रीन होगा, स्क्रीन होल्डर नहीं, स्क्रीन, मिरर और होल्डर्स आर देम, मतलब इन दोनों के लिए होल्डर्स और ए स्केल। द करेक्ट ऑप्शन इज डी, करेक्ट ऑप्शन इज डी।
ये होल्डर की बात की जा रही है, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ होल्डर तो होगा ही नहीं, मिरर होल्डर नहीं, मिरर भी जरूरत है, होल्डर भी है, स्क्रीन होल्डर, स्क्रीन की भी जरूरत है इसके। तो करेक्ट ऑप्शन थी। यहाँ पूछे हुए एक्स मार्क वन मार्क में व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, नेचर का इमेज पूछ रहे हैं, तो कैसा होगा, वर्चुअल इरेक्ट होगा कि रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है, मेड बाय कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर की बात की जा रही है। इफ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द मिरर इज +3, मैग्निफिकेशन कितना है, +3 है, तो मैग्निफिकेशन प्लस है, क्या है, प्लस है। तो नेचर ऑफ इमेज हम पढ़ चुके हैं कि वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक, वर्चुअल इरेक्ट होगा। ये ग्रेटर देन 1 है तो मैग्नीफाइड ही होगा, क्या होगा, मैग्नीफाइड। तो ये होगा कैरेक्टरिस्टिक का इमेज, नेचर ऑफ इमेज। याद रखेंगे, इफ द मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, मैग्नीफाइड होगा। और कभी कभी मान लीजिए मैग्निफिकेशन -2 दे दे, तो माइनस है तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक, और रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक। ग्रेटर देन इमेज साइज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट साइज, नहीं, देखिए I/O लिखेंगे तो यहाँ I/O, तो I की वैल्यू जो आएगी ये लेस देन आएगी, तो इमेज साइज लेस देन होगा, ठीक है। लेस देन 1 है, मैग्निफिकेशन क्या है, लेस देन 1 है, तो I/O शुड बी इक्वल टू लेस देन 1, तो इमेज की जो साइज होगी ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा और रियल है इन्वर्टेड होगा। तो ऐसे ऐसे अब मैग्निफिकेशन 1 दे दे, क्या दे दे, मैग्निफिकेशन 1, तो ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये इक्वल तभी होंगे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर को पॉजिटिव है, तो ये ध्यान रखेंगे कैसे कैसे बनेगा, ठीक। तो आगे देखते हैं। दिस इज द क्वेश्चंस व्हिच was asked in the CBSE in 2015 में पूछा गया है ऐसे ऐसे। तो ये एक्सपेरिमेंटली बेस्ड पूछ लेते हैं, प्रैक्टिकल। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, स्टूडेंट ट्रेसेस द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एंगल्स ऑफ इंसिडेंस। He observes all the possible precautions at each step of the experiment and analyzing the measurement, which one of the following conclusion is likely to draw। तो ये कहना क्या चाहते हैं कि एक स्टूडेंट है ग्लास लैब, ये ट्रेसेस द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एंगल्स ऑफ इंसिडेंस। तो ये अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू देकर एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करते हुए वो स्टूडेंट क्या करते हैं कि रेक्टेंगुलर ग्लास शेप से रे ऑफ लाइट की पाथ को ट्रेस करता है, ठीक है। तो ही ऑब्जर्व ऑल पॉसिबल प्रिकॉशंस एट ईच स्टेप ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट के हर एक स्टेप को प्रिकॉशंस फॉलो करता है, जितने भी प्रिकॉशंस है वो प्रिकॉशंस फॉलो करता है। एनालाइजिंग द मेजरमेंट, मेजरमेंट को एनालाइज करते हुए पूछ रहे कि कौन सा कंक्लूजंस इजी होगा। तो ये क्वेश्चन 3 बार 4 बार रिपीट हुआ है अलग अलग तरह से, देखेंगे कैसे होता है। तो इसमें याद रखने वाली क्या चीज है, ध्यान देंगे। एक बार फिर से ग्लास स्लैब ड्रॉ करते हैं। ये ग्लास स्लैब है, ठीक, ये क्या है, ग्लास स्लैब। तो ये मान लीजिए कि लेट अस सपोज दिस इज ए नॉर्मल एंड दिस इज ए नॉर्मल, ठीक। तो ग्लास स्लैब है कि इंसिडेंट रे ना तो क्लोज होगा ना तो अवेक होगा। तो इसके दे देते हैं, इसके एट द मिडिल बीचों बीच रेयरेस्ट टेंशन में गया है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर बेंड्स करेगा, ठीक। तो दिस इज द नॉर्मल। और डेंसर से रेयर में गया तो ये अवे फ्रॉम द क्या होगा, नॉर्मल होगा, ठीक। तो ए बी हमने पढ़ा कि ए बी क्या है, इंसिडेंट रे है, बी सी रिफ्लेक्टेड रे है और सी डी ये इमर्जेंट रे है। तो ए बी को याद रखेंगे फिर से, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, नॉट रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। और इसको बोलेंगे इमर्जेंट रे, ठीक, इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे है, ठीक। एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करते हैं विद द नॉर्मल, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे। एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक, तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इमर्जेंट रे। तो इतनी बातें याद रखेंगे, बार बार पूछे जाते हैं। कभी ये पूछ देते हैं एंगल किससे बना रहा है, ठीक। अब एंगल की बात करते हैं।
तो यहाँ से देखने की बात आती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये नॉर्मल की ओर क्या हो गया, झुक गया। तो यहाँ से एक बात तो मालूम चल गई कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये ग्रेटर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। ठीक ठीक, और ये तो फिगर के हिसाब से प्रूफ भी है। ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, म्यू इक्वल टू म्यू या एन इक्वल टू म्यू, कभी कभी एन कोई कोई यूज करता है, तो इसका 3/2 होता है 1.5। ठीक, और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है तो ये लाइन क्या होगा, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो दिस विल बी पैरेलल टू द इमर्जेंट रे। तो यहाँ से एंगल ऑफ इमर्जेंस एंगल ई आई इक्वल टू एंगल ई ये बराबर होता है, ये याद रखेंगे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। ठीक, ये एंगल ई है। ठीक, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि एंगल ई और एंगल आई दोनों इक्वल होता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। और एंगल इंसिडेंस जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ऐसे भी देख सकते हैं n इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर होता है। साइन आई बाई क्या होता है, स्नेल्स लॉ, साइन आर। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते थे, है इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। ये कितना है 3/2। 3/2 मतलब कि ये ग्रेटर देन क्या है, 1 है, ग्रेटर देन 1 है। 3/2 मतलब इतनी से इतने ग्रेटर देन 1। यहाँ से बोल सकते हैं कि साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर, साइन आर। यहाँ से पूछ सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही बात है। तो ये ऐसे को ये याद रखेंगे। और दूसरा याद रखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर होता है। तो आई ई बराबर है, आई बड़ा है तो ई भी बड़ा होगा। तो दिस इज वन इज द करेक्ट आंसर। ऑलवेज रिमेंबर 2 or 3 such type of question has been asked in the CBSE exams. These are the 2 questions which are asked on the class lab in the CBSE board exam. The first question क्या है? What is the first question? A ray of light passing through the glass slab. ये glass slab का question है. This is the question from the glass slab. The lateral displacement was correctly measured as. The student performed an experiment in the laboratory. He wants to measure the lateral displacement when a ray of light passes through a glass slab. तो एक स्टूडेंट क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में और वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट मेजर करने की कोशिश किया। तो ये डायग्राम दे दिए गए हैं, पूछा गया कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो सीबीएसई में क्या हुआ कि डेफिनेशन पूछने के बजाय उसका प्रैक्टिकल पूछ लेते हैं। ये एक्सपेरिमेंटली बेस्ड है, ये ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। देखेंगे कैसे कैसे क्लास लैब के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है तो कुछ बातें याद रखिए गए। तो ये एक पी इंसिडेंट रे है, तो ये है रेयरर मीडियम। ये क्या है, रेयरर मीडियम। और ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। ठीक, तो रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है। जब when the ray of light passes from rarer to denser, it bends towards the normal. ये नॉर्मल की ओर क्या करता है, जाता है। ये एक नॉर्मल ये है। अब ये डेंसर से रेयर में जाएगा, the length away from the it bends away from the normal. It when the light goes from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal, and when the ray of light goes from denser to rarer medium, it bends away from the normal. याद रखने वाली बात क्या है कि जब रे ऑफ लाइट रेयर से मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल की ओर बेंड करेगी, और डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। ये तो इंसिडेंट रे हो गया, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और इस वाले रे को बोलते हैं इमर्जेंट रे। ऐसे भी पूछे जाते हैं। तो इस वाले के नाम याद रखेंगे इंसिडेंट रे। कौन सा रे, इंसिडेंट रे। ठीक, इंसिडेंट रे है। ठीक, इस वाले का नाम याद रखेंगे रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड, लाइट हैज बीन रिफ्रैक्टेड। ठीक, रिफ्रैक्टेड रे, एंड दिस रे इज नोन एज इमर्जेंट रे। ये कौन सा रे है, इमर्जेंट रे। तो ये नाम कभी कभी रे के नाम भी पूछे जाते हैं, कौन सा इमर्जेंट है, कौन सा
रिफ्लेक्टेड है, कौन सा इंसिडेंट है। और एक बात आती है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करते हैं, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा या इंसिडेंट एंगल होगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें जो आर होता है, तो ये एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। ये भी एक तरह की नॉर्मल है, तो इसको बोलते हैं ई, एंगल ऑफ इमर्जेंट या इमर्जेंट एंगल, एंगल ऑफ इमर्जेंस या इमर्जेंट एंगल, तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द इमर्जेंट रे, ये बातें याद रखेंगे। बात आती है इंसिडेंट लेटरल डिस्प्लेसमेंट की। तो जब इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ए भी तो होगा नहीं, पी क्यू भी नहीं होगा, सी डी होगा, पी आर तो होगा ही नहीं, पी आर, तो इसके आंसर क्या होगा, सी। ठीक, अब बात आती है दूसरी क्वेश्चन कि सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग बेस्ट सेटअप फॉर ट्रेसिंग द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास लैम्प। ये 4 सेटअप दिए गए हैं, हमें ट्रेस रे ऑफ लाइट को क्या करना है, ट्रेस करना है। पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट के पाथ को क्या करना है, ट्रेस, पता लगाना है। तो इसको इसमें याद रखने वाली क्या बात है, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है। When the ray of light falls perpendicularly on a transparent medium, it goes straight the, ये आगे सीधे चलता जाता है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक, इसमें क्या है, दो बात ये है कि ये इट इज क्लोज टू द नॉर्मल एंड इट इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दिस रे ऑफ लाइट, ये जो रे ऑफ लाइट है नॉर्मल के पास में है, और ये रे ऑफ लाइट नॉर्मल से दूर है। तो नॉर्मल से पास और नॉर्मल से दूर दोनों नहीं लेते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो लेते कौन से हैं, इंक्लिनेशन विच इज मेकिंग 45 डिग्री, approximately 45 degree with the normal and the plane, that this one is the correct option. ठीक, light should not be very close or parallel to the close or away from the normal, as the emergent rays are difficult to trace it. ये नॉर्मल के क्लोज और नॉर्मल से दूर क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि वी कैन नॉट ट्रेस द पाथ ऑफ इमर्जेंट रे, हम इमर्जेंट रे के पाथ को ट्रेस पता नहीं लगा सकते। ठीक, तो परपेंडिकुलर भी नहीं होगा नॉर्मल के। अब मान लीजिए नॉर्मल के पास होगा तो ये ऐसे होगा, फिर ये करेगा तो ऐसे, तो ट्रेस ये लगभग इसके आ जाएगा, तो ये इसके पैरेलल भी आ सकता है इस फेस के, तो इसलिए वी कैन नॉट ट्रेस द इमर्जेंट रे सो इजीली। So now the option is first. So always remember such type of questions. Now next move towards another questions. This is the question which is based in the glass lab in the next year 2016. It was asked on the glass lab numerical ray of light passing through the glass lab. So in your experiment, in your laboratory में you trace the path of ray of light rays through the glass slab for different values of angle of incidence angle I, and each case measure the values of corresponding angle of refraction angle R and angle of divergence angle E. On the basis of your observation, your correct conclusion is that. So in the previous questions we have already discussed such type of problems. तो इस क्वेश्चन में क्या किया गया कि लेबोरेटरी में आपने क्या किया, अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस से ग्लास लैब से क्या किया, रे ऑफ लाइट पास किया है, और उस रे ऑफ लाइट पास करेंगे तो एंगल अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को मेजर करने की कोशिश की ताकि ऑब्जर्वेशन के आधार पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अभी बात किए थे कि बात किया गया कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल E होता है, एंड दिस वन इज लेस देन नियरली लेस देन एंगल R।
तो यहाँ से बात है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और इमर्जेंस दोनों बराबर है। तो ये एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर बट नियरली, तो ये नियरली इक्वल टू किसकी बात कर रहा है, आई की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहे हैं, आई की। तो आई तो ग्रेटर देन आर होगा नहीं, ठीक, आई लेस देन आर होगा, ये स्टेज सही है। इक्वल टू ई, मतलब ये इक्वल ई के भी बराबर होता है, ये सही है। एंगल आई और ई दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा था। करेक्ट ऑप्शन इज बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो याद रखने वाली है क्या याद रखेंगे कि एंगल आई और एंगल ई बराबर होते हैं। तो यहाँ एंगल आई दोनों केस में ग्रेटर देन इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस है, ठीक, तो ये दोनों ऑप्शन होंगे नहीं। आई लेस देन आर होता है, ये भी होगा नहीं, तो होगा क्या, ऑप्शन बी, एंगल आई इज लेस देन एंगल आर बट नियरली इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस ई। तो यही याद रखेंगे। Now this is the again the questions. Ray of light. Question is, the ray of light is incident as shown in figure. A, B, and C are the three different transparent media. A, B, and C are the three transparent media. ठीक. Then which of the following among the following options is true for the given figure? तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले फिगर को इत्मीनान से देखेंगे, ध्यान से। ये मीडियम ए है, मीडियम बी है, मीडियम सी है। ये इंसिडेंट रे है, तो रेयर है, तो मीडियम में जा रही है डेंसर। तो ये एंगल 1 है, ये एंगल क्या है, 1 है। तो एंगल 1 ये हो क्या, एंगल 2। तो एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल 2 होगा, ये बात कर रही है। ये लाइन पैरेलल है, ये दोनों नॉर्मल है, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 है, ठीक है, एंगल 3 है। और जो 3 होगा, जो एंगल 2, ये क्या होगा, एंगल 2 इज लेस देन एंगल 4 होगा। एक केस पढ़ चुके हैं कि एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 4, ये भी पढ़े हैं। ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे, इमर्जेंट रे है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो पूछा है कि दोनों में वैल्यू क्या है। तो 1 ग्रेटर देन 4, 1 ग्रेटर देन 4, तो ये तो होगा नहीं, ये एक्सपेरिमेंटली करेंगे तो ये लगभग दोनों बराबर आते हैं। एंगल 1 ग्रेटर देन 2, एंगल 1 लेस देन 2, मैंने कहा क्या कि एंगल 1 ग्रेटर देन 2, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, ये सही है, ये अल्टरनेट एंगल है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। कैसे कि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, तो ये एंगल बराबर एंगल ये होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2। और 3 ग्रेटर देन 4 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इमर्जेंट एंगल हमेशा बड़ा होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो ये झुक गया तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा, ये ज़्यादा होगा, तो ये होगा नहीं। तो नाउ द करेक्ट ऑप्शन इज सी, ठीक। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एलिमिनेट करने के लिए, ध्यान रखेंगे, इस तरह से दिमाग लगाएंगे। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इस व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट्स पाथ चेंजेस and the refractive index is defined as the ratio of speed of light in air or vacuum to the speed of light in medium। देखिए दो क्वेश्चन है, डेफिनेशन का पूछता हूँ, उसका न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, ये भी याद रखिए कैसे कैसे पूछे जाते हैं। ये दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन द ईयर 2021 इन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। द क्वेश्चन क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए, एक मीडियम ए की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, एंड दैट ऑफ मीडियम बी, बी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है, 1.33। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दे दिया है, कहीं कहीं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम भी लिखते हैं, एयर बोले या वैक्यूम बोले बात एक ही है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कहें कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ए और बी की स्पीड ऑफ लाइट, मीडियम ए और मीडियम बी में स्पीड ऑफ लाइट कितना होगी। तो इट इज टोटली based on the definition formula, speed of light n is equal to c by v, refractive index is equal to क्या होता है, c by v। मतलब कि speed of light
लाइट इन एयर या लिखेंगे वैक्यूम, इन एयर या वैक्यूम, ठीक, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट होगा, ठीक। तो इसी फार्मूला से हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए और बी का दिया है, तो ध्यान देंगे ए का, अब क्वेश्चन को थोड़ा इरेज किया जाए, ठीक। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.5, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी 1.33, ये इतना दिया हुआ है। स्पीड ऑफ लाइट मीडियम ए और मीडियम बी में पूछा जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो फार्मूला क्या है, n इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू c बाई v, ठीक। मीडियम ए की बात करें, मीडियम कोई भी हो, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम सेम होता है। अगर मीडियम ए की बात करें तो एन ए इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा v इंटू ए। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए में पूछा है, यहाँ से थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो v स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए विल बी एन सी डिवाइडेड बाई एन ए हो जाएगा। 3 की वैल्यू कितना है, 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है तो 1.5, ठीक। तो ये 1.5 रुपया है, तो 1.5 को चाहो तो 3/2 भी लिख सकते हैं, तो इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। 3 इंटू 10 के पावर 8 डिवाइडेड बाई 3/2, 2 कितना चला जाएगा ऊपर, तो 3 कैंसिल, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो 2 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड एक ए में है और ये क्या है डी में है, ये दोनों तो होगा नहीं क्योंकि मीडियम एक पहले पूछा हुआ है। बात आती है बी की, 1.33 होगा कि 1.2.25 होगा, उसको भी देख लेते हैं। तो मीडियम 2 के लिए लिखेंगे, तो मीडियम 2 के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, एन बी इक्वल टू सी बाई डी बी, ठीक। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई एन इंटू बी, तो सी की वैल्यू कितना हो जाएगी 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.33 है, 1 क्या है 33। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये अगर मान लीजिए 0.33 नहीं रहता, 0.33 नहीं होता, तो 3 को 1 से डिवाइड करते तो कितना आता 3 आता, मतलब 0.33 है तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये 1.33 आने की कोई संभावना ही नहीं है। 3 2 के आसपास होगा, तो 2 से ज़्यादा होगा, तो 2 से ज़्यादा होगा मतलब 2.25 इंटू कितना होगा 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो एग्जाम में कॉमन सेंस की भी जरूरत पड़ती है। नाउ द आंसर इज डी, आंसर कितना होगा डी होगा 2.25, ठीक। Answer is D. D is the correct answer. Now move to the second question, which is also based on the refractive index. यहाँ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की जा रही है, करें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस मतलब दो मीडियम की बात है, इंडेक्सेस लगेंगे ग्लास एंड वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर के रिस्पेक्ट में बात किया गया है। एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस कितना है, मतलब ग्लास, ये पहले ग्लास लिखा हुआ है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर बाद में है तो ये बाद वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। करें कि फाइंड रिस्पेक्टिवली इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, ये कहीं कहीं एयर या वैक्यूम को पूछ लेते हैं, या तो एयर लिखेंगे या तो वैक्यूम लिखेंगे, या रखेंगे इन वाटर। ऐसे ही एक और क्वेश्चन पूछा गया है, तो कैसे करेंगे इसको, देखिए ठीक इसी तरह होगा। ए और बी की जगह पर ग्लास एंड वाटर दे दिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। यहाँ ए बी की जगह पर क्या दिया है ग्लास एंड वाटर दिया है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पहले क्या है ग्लास है, तो ग्लास को हम मान लिए कि जी है, तो जी है तो जी की वैल्यू दी है 3/5, 3/2 मतलब 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एन डब्ल्यू मान ले, तो इसका दिया है 4/3, तो ये भी 1.33। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा घुमा दिया है।
स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो Vg की वैल्यू दिया है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास Cg की नहीं है, Vg की है। ठीक, तो ये कितना होगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कितना दिया है। C की वैल्यू पूछा हुआ है वाटर में, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम में या वाटर में पूछा हुआ है। एक बात यहाँ ध्यान दीजिए, अगर स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से बोल सकते हैं कि अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्या होगी, कम होगी। ये भी एक आध बार पूछ लेते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान देंगे। तो सवाल वही है, फिर से निकालेंगे। तो n = c/v, the n refractive index of glass, speed of light in air or vacuum remains constant, then we can write speed of light in medium, that is glass, Vg। ठीक, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दिया हुआ है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, तो यहाँ से C की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो C = रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इनटू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है, 3/2 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एग्जाम में सवाल करने से पहले फार्मूला जरूर लिखेंगे, उस पर स्टेप मार्किंग होती है। ठीक है, ये डीपली में लिख दें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स = स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, उसके बाद फार्मूला का करके ट्राई। ठीक, ऐसे करेंगे, स्टेप मार्किंग भी होती है। तो स्पीड ऑफ ग्लास कितना है, ठीक, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 2 के कैंसिल, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम कितना आ जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये भी आंसर क्या हो गया, सही। अगर मान लीजिए किसी को याद नहीं है, डायरेक्ट स्पीड ऑफ लाइट याद है, ये भी लिख देते हैं तो आधा मार्क्स मिल जाता है। तो ऐसे भी याद रखेंगे। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, यहाँ से फर्स्ट पार्ट। ठीक, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। बी पार्ट में ठीक उसी तरह करेंगे। वाटर में पूछा है तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करेंगे, ध्यान दीजिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर = C डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। पूछा हुआ है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो यहाँ से इंटरचेंज कर देंगे, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर हो जाएगा C डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो C की वैल्यू कितना आ गई है, तो C की वैल्यू आ गई है 3 × 10⁸। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, 4/3। ठीक, तो ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 4 इंटू क्या हो जाएगा, 3। ठीक, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा कितना आ गया, 9, तो कितना आ जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो यहाँ देखिए, देखने वाली क्या बात है, इसकी वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 था, तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी थी, 2 × 10⁸। अगर ये 1.33 हो गया, ठीक, तो स्पीड ऑफ लाइट कितना हो गए, 2.25। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ तो स्पीड ऑफ लाइट भी ज़्यादा होता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक याद रखेंगे, यहाँ से पूछ सकते हैं कि अगर n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो यहाँ से कहा जा सकता है मीडियम 1 डिवाइडेड बाय मीडियम 2 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट मीडियम इन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। तो ये भी रिलेशन से हम कर सकते हैं। ठीक, दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तो ध्यान दीजिए, अगर 1 ये इस तरीके से अगर हम करें तो देखिए सवाल कैसे होता है। तो इसमें डायरेक्ट स्पीड ऑफ लाइट निकलेगा इन मीडियम में। अगर वैक्यूम में ना पूछा गया हो, एयर में ना पूछा गया हो, तो डायरेक्ट इस रिलेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस रिलेशन का यूज करके मान लें कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हो गया, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हो गया, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 को वाटर बने तो ये भी वाटर होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ये स्पीड ऑफ लाइट ग्लास हो जाएगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दिया है, 3/2 दिया हुआ है, इसका कितना दिया है, 4/3 दिया हुआ है। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर पूछा गया है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दिया हुआ है 2 × 10⁸। ठीक, इसको रीअरेंज करेंगे तो 3/2 नीचे आ जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये क्या होगा, 3 हो गया, ये कितना होगा 4। स्पीड ऑफ
लाइट इन वाटर 2 इंटू 10⁸ ये सेकेंड मेथड है, ठीक। और करते हैं अगर स्पीड ऑफ लाइट पूछा गया हो तो उसके बाद क्या करेंगे, ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 4 10⁸8, ये आ जाएगा 2.25 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे भी कर सकते हैं, याद रखेंगे, ठीक। These are the two questions which is also based on the refractive indexes of the medium. ठीक है। The first question is in diagram as shown in figure, N1, N2 and N3 are the refractive indices of medium 1, 2 and 3 respectively. Which one of the following is true in this case? ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है कि N1, N2, N3 ये medium 1 मीडियम 2 मीडियम 3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अरे कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो ये भी कॉमन सेंस है बेस्ड ऑन मेमोरी बेस में, ठीक। तो ये देखेंगे कि ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है, ये रिफ्रैक्टेड है, फिर रिफ्रैक्टेड हुआ, ये रेयर मीडियम होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बात कर चुके हैं। ये भी लाइट इधर जा रही थी और क्या होगा, ये मीडियम इस मीडियम से, लेकिन इस केस में इसमें क्या नहीं दिया, एक मीडियम का तो पूछ लिया, लेकिन इन दोनों में रिलेशन पूछ लिया। देखिए रे ऑफ लाइट जा रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मेंशन नहीं है, मीडियम 1 2 3 कर दिए, तो जाहिर सी बात है फिगर को देख कर मालूम चल रहा है कि अगर रेयर से डेंसर में जाएगी रे ऑफ लाइट, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की ओर बेंड करेगा। तो यहाँ से θ1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, θ2, θ1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, θ2, फिगर को देखकर। फिर यहाँ से डेंसर से फिर यहाँ से यहाँ गई, तो ये भी नॉर्मल की ओर बेंड हुआ है, झुका हुआ है। तो यहाँ से देखने से मालूम चल रहा है कि θ2 इज ग्रेटर देन θ3, ठीक। इस प्रकार हम ये बोल सकते हैं कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ3। हम पढ़े क्या थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ये इक्वल होता है sin i डिवाइडेड बाय sin r। sin i की जगह पे यहाँ क्या है, θ1 है, और sin r की जगह पर क्या है, θ2 है, θ2 है। तो अगर θ1 ज्यादा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 की ज्यादा होगी, ठीक। ये 2 है तो ये 1 है, तो दोनों रेसिप्रोकल है। तो यहाँ से बोल सकते हैं इस अगर 1 और 2 को कंपेयर किया जाए तो 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो मीडियम 2 की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी वो लेस देन होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, ठीक। 1 और 2 को दोनों थीटा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। 2 और 3 को करेंगे तो इसी प्रकार सिमिलरली वी कैन से दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 शुड बी लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3। मीडियम 2 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, 3 से छोटा होगा। अब देखिए एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 और 2 बराबर तो हो ही नहीं सकते। n1 is greater than n2, n1 is greater than n2, इन दोनों की बात किया, ठीक। फिर क्या है, n2 is greater than n3, तो n2 ये तो होगा नहीं। n1 अब ध्यान दीजिए कि इन दोनों केस में ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों इक्वल है, तो लिख सकते हैं कि n3 is लेस देन n3 is less than n1। तो इस केस में तो यहाँ से ये θ1 आ गया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट यहाँ से भी बोल सकते हैं कि θ1 ग्रेटर देन θ2 ग्रेटर देन θ3 है। तो हम बोल सकते हैं कि n3 ग्रेटर देन n2 ग्रेटर देन n1 आएगा, ठीक। n3 ग्रेटर देन n1 ग्रेटर देन n2, ठीक है। तो ये ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है, n3 ग्रेटर देन n1 होगा, ठीक है। यहाँ n1 ग्रेटर देन n2, तो ये
वन और टू का कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि तीनों मीडियम की भी है। तो सबसे मैक्सिमम ये तो टी जो मीडियम टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इट लाइज इन बिटवीन मीडियम वन एंड टू। ठीक है, मीडियम वन और टू से क्या है लाई है। तो कंपैरिजन जब तीन से ज़्यादा मीडियम की जाए तो कंपैरिजन एक फर्स्ट वाले की जाती है, एक लोवेस्ट वाले की जाती है। ये याद रखिएगा। ठीक, अगर 4 मीडियम कर दे तो फर्स्ट और फोर्थ, क्योंकि कंडीशन यहाँ 2 ही का मेंशन है। ठीक, तो यहाँ से आंसर होगा n3 इज ग्रेटर देन n1, n3 इज ग्रेटर देन n1। तो ऐसे ये क्वेश्चन को बोल सकते हैं, सॉल्व करेंगे कंसेप्चुअल बेस है। यही सवाल दूसरा फिर एक बार फिर से पूछ दिया गया, फिगर में देखकर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिए। फिगर में देखकर क्या दे दिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिए। ध्यान दीजिए, फिगर में देखकर क्या दे दिया गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये भी सवाल वैसा ही है। करेक्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वाटर एंड कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है 1.5। तो ग्लास ऑफ वाटर का कितना दिया है 1.33। याद हो जाए तो याद कर लेंगे। कार्बन डाइसल्फाइड CH2 इसकी वैल्यू दिया है 1.62। ठीक है, करेक्ट, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट दिस मीडिया इन दिस मीडिया एट सेम एंगल। इसमें तीनों एंगल थीटा बराबर है। थीटा क्या है बराबर, तो यहाँ θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू क्या है θ3। ये तीनों एंगल क्या है बराबर है, इक्वल है। तो राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो अभी बात किए थे कि n इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर होगा, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर। आई क्या है कांस्टेंट है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन आर बोल सकते हैं। अगर साइन आर की वैल्यू बढ़ेगी तो इसका वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। या सिंपली इसे यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि जो साइन आर होगा, साइन आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो उसकी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा कम। तो यहाँ से क्या मालूम चलता है कि कार्बन डाइसल्फाइड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो डायरेक्ट बोल दे सकते हैं कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे कम किस में होगा, सबसे कम उसमें होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, ज्यादा हो। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, एक मिनट, कार्बन डाइसल्फाइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा है। ये ज्यादा होगा ग्लास और वाटर। तो इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होगी, ज्यादा होगा। कार्बन और डाइसल्फाइड याद रख लीजिए, ये आर है नहीं है, साइन आई है। आर की वैल्यू जैसे बढ़ेगी, जैसे कि मान लीजिए आर की वैल्यू हम 30 डिग्री रखते हैं तो साइन आर की वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन 30 की वैल्यू कितना होगा 1/2। अगर आर की वैल्यू 60 डिग्री, मान लीजिए 45 डिग्री रखे या 60 डिग्री रखे तो साइन आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, साइन 60 की वैल्यू होती है 3/2, मतलब कि ये वैल्यू कितना आ गया 0.5। अब ध्यान दीजिए आर की वैल्यू अगर ये 1.732 ठीक डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये 0.6 आ जाएगा, पॉइंट क्या आ जाएगा 0.666 ऐसे करके आएगा 0.6 से, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन करा तो साइन आर की वैल्यू भी बढ़ती गई, साइन आर की वैल्यू भी बढ़ती गई। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है, कार्बन डाइसल्फाइड का रिफ्रैक्शन इसका क्या होगा, कम। तो कम होगा तब कार्बन डाइसल्फाइड सबसे कम होगा। ठीक, उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ क्या पूछे हुए हैं, वाटर, ग्लास में ये ग्लास हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ये हो जाएगा वाटर का। ठीक, तो वाटर में इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा हुआ है तो ये
सीक्वेंस होगा, इसको याद रखेंगे तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, थैंक यू।